हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं सीआरपीसी में आपके साथ डिस्कस करूँगी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें मैं आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आता है वैसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर इसमें मेंस का क्वेश्चन जो आता है जिससे कि हमारा प्रीलिमिनरी भी कवर हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन फ्रेम करके हम इसको कैसे आंसर लिखना है उस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन bail can be given in non-bailable offences and what are the conditions that will be imposed in non-bailable offense। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे भी कि व्हाट इज़ बेल। बेल से आप समझते क्या है? तो बेल क्या है? बेल इज़ अ सिक्योरिटी दैट इज़ गिवन बाय द अरेस्टेड पर्सन so that he can be free from jail or so that he can be put to his liberty। तो what is the object behind bail? बेल क्यों दे जानी चाहिए, पहले में ये भी पता होना चाहिए। तो बेल इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका लॉस ऑफ इनकम होता है, फैमिली रेपुटेशन को हार्म होता है और भी साइकोलॉजिकल हार्म्स होते हैं। इसके अलावा सीआरपीसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव। तो अगर उसको अरेस्ट ही जेल में रख दिया जाएगा पूरा टाइम के लिए और उसको बेल नहीं दी जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि वो इनोसेंट है, ये ब्रीच हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको इसी के फेवर में ही बेल का प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद में एक और प्रिंसिपल है जिस पे हमारा सीआरपीसी बेस्ड है, दैट प्रोसिक्यूशन शैल प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो दीज आर द टू मेन प्रिंसिपल्स जिसको ध्यान में रख के बेल के प्रोविजंस को अंडर चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी फ्रॉम सेक्शन 436 टू 450 रखा गया है। लेकिन इनमें जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हम डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करा है, दैट इज़ 436 437 ही हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, और एंटीसिपेटरी बेल मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेलेबल ऑफेंस। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्लॉज में आप 2A में देखते हैं कि बेलेबल ऑफेंस इज ऑफेंस विच इज़ शोड एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीआरपीसी। आप किसी भी प्रोविज़न को पढ़ें, कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, जब तक आप शेड्यूल 1 को खुद नहीं देखेंगे और सिर्फ बेयर एक्ट से प्रोविजंस रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस जो कि शेड्यूल 1 में बेलेबल दिखा दिया गया है वो बेलेबल हो गया, जो कि शेड्यूल 1 में दिखाया है कि वो नॉन बेलेबल है लिस्ट में, तो वो नॉन बेलेबल हो गया। पर इससे एक मतलब क्या है कि किस बेसिस पे ये करा गया है? तो बेसिस ये करा गया है कि जो बेलेबल ऑफेंस हैं वो थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं वो ज़्यादा ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, लाइक मर्डर, टकैती, या फिर किसी को आपने ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन अंडर सेक्शन 324। तो इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम प्रोसीड करेंगे फ्रॉम सेक्शन 436। तो सबसे पहले हम 437 से ही हम प्रोसीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है व्हेन बेल कैन बी गिवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जैसा कि अभी बेलेबल ऑफेंस में पता है कि बेल इज़ गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट, कहाँ लिखा है? सेक्शन 436 में लिखा है। फिर और नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें बेल दी जाएगी, बट उसमें बेल दी जाएगी एज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट एंड नॉट एज पर द मैटर ऑफ राइट। ठीक है, लेकिन इसमें हम जब 437 काफ़ी बड़ा सेक्शन है, ये बेसिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट और पुलिस कब बेल देती है उसको रिफ़र करता है इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे भी बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है। ठीक है, तो 437 में जब हम क्लॉज 2 पढ़ते हैं तो उसमें 437 क्लॉज 2 में लिखा है कि अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास में ये बिलीव करने के कि दैट द अरेस्टेड पर्सन, एक्यूज पर्सन हैज़ नॉट कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, देन दैट पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, तो अगर रीजनेबल ग्राउंड्स हैं
ये, और जिससे कि ये लगता है कि एक्यूज ने कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर बेल इज़ गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो सिर्फ हम, अगर आप अगर आप बेयर एक्ट रीड करते हैं बिना अच्छे से समझे उसका इंटरप्रिटेशन रिफ़र करते हुए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको यही समझ में आएगा कि बेलेबल ऑफेंस है तो बेल इज़ गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट, नॉन बेलेबल है तो नहीं, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए डिटेल में क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, ठीक है। फिर 437(2) हमने समझ लिया। फिर उसके बाद में एक क्लॉज है 437(6) का। अब क्लॉज 6 में कहा गया है कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ट्रायल 60 डेज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, तब भी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो the bail will be given, the bail shall be given, shall means the bail shall be given, then here also it will be given as a matter of right and there is no discretion of court. Then 437 clause 7, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर ट्रायल कंक्लूजन के बाद में और जजमेंट के बीच में, ठीक है, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर मजिस्ट्रेट फॉर बिलीविंग दैट पर्सन इज़ नॉट एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। वो पर्सन, देख, कोई भी ऑफेंस अगर लगता है कि उसने कोई भी ऑफेंस नहीं करा, तो यहाँ पे भी बेल शैल बी गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट। इसके अलावा कहाँ पे एज पर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, देखिए पहले हेडिंग में आप बना लेंगे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑल्सो इन सर्टेन कंडीशंस बेल विल बी गिवन एज अ मैटर ऑफ राइट। फिर सेकेंड हेडिंग जो मेन है वो है कि इन नॉन बेलेबल ऑफेंस बेल इज़ गिवन एज पर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे हम 437 के क्लॉज 1 को रेफ़र करेंगे। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी पर्सन ने अगर ऐसा लगता है, अगर पुलिस ऑफिसर के पास रीजनेबल ग्राउंड्स है, पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास रीजनेबल ग्राउंड्स है फॉर बिलीविंग दैट अ पर्सन इज़ एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, तो उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के खिलाफ लगता है कि उसने या तो कोई ऐसा ऑफेंस करा है, या तो मर्डर है या फिर डकैती विद मर्डर है, ऐसे कोई ऑफेंस करें विच इज़ पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, सिडिशन हो गया, तो उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। ये लेजिस्लेचर ने करा है, ये ऐसा लेजिस्लेचर में ऑलरेडी CRPC में ऑलरेडी ऐसा रखा गया है ताकि एक गाइडलाइन मिल सके मैजिस्ट्रेट को कि किस तरीके से उनको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है, वरना तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आर्बिट्रली एक्सरसाइज हो जाए। तो इसीलिए ये गाइडलाइंस थ्रू सेक्शन 437 ये दिया है। फिर उसके बाद में इसका एक एक्सेप्शन ये भी है, इसके प्रोविजन में दिया है कि अगर किसी के खिलाफ ऐसा लगता है कि उसने ऐसा ऑफेंस करा है जो कि पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है, लेकिन वो पर्सन जो है, अरेस्टेड पर्सन है, वो वुमेन है, ठीक है, या फिर वो सिक पर्सन है, या फिर वो कोई मेल है जो कि अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, तो भले ही उस ऐसा ग्राउंड्स लग रहे हो कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है विच इज़ पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो भी उसको बेल दी जा सकती है एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा, ओके। देन 437 के नेक्स्ट क्लॉज 1 में सेकेंड पार्ट है, उसका सब क्लॉज 2 है। तो इसमें दिया है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है, अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है एंड ही हैज़ बिन प्रीवियसली एक्यूज्ड ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसे पता लगेगा? जैसे शेड्यूल 1 से आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। जैसे शेड्यूल 1 में आप रेफ़र करिए, आप सेक्शन 323 देख लीजिए, तो उसमें लिखा है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, और ये हो गया ऑल्सो बेलेबल ऑफेंस। फिर देखेंगे हम वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन, ये है सेक्शन 324। तो ये हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस और हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो मैंने ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए करा है, आप और भी ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं बाय रेफरिंग टू शेड्यूल 1। तो इसके अलावा पहली चीज़ हो गई कि अगर किसी के खिलाफ लगता है कि उसने डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ ऐसा ऑफेंस कमिट किया है। फिर दूसरी चीज़ हो गई कि अगर कोई प्रीवियसली, अगर किसी के खिलाफ अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है और वो प्रीवियसली एक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस
of a cognizable offence which is punishable up to which is punishable for up to 7 years और डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेल नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। फिर इसी में अगर किसी ने कोई प्रीवियसली कन्विक्टेड है या 2 बार उसका कन्विक्शन हुआ है 3 साल के लिए, ठीक है, या एक बार 3 साल के लिए नहीं, अगर सपोज एक बार 3 साल के लिए हुआ है और एक बार 4 साल के लिए हुआ है, या एक बार 5 साल के लिए हुआ है, एक बार 2 साल के लिए हुआ है, तब भी उसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। तो 7 ईयर्स हो गया, तो यहाँ पे भी उसको बेल नहीं दी जानी चाहिए। तो ये आप रीड करेंगे 437, तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये हमारे कुछ कंडीशंस हो गए जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दी जाती है किस तरीके से। आपने 437 क्लॉज 1 में पढ़ा है कि एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और क्लॉज 2, 6 एंड 7 इसमें हम देखते हैं कि एज पर द राइट ऑफ एज अ मैटर ऑफ राइट, ऑल्सो इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसके अलावा आप अगर जैसे मैंने कल आपसे एक सेक्शन डिस्कस करा था 57 और 56, तो 56 ये कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, तो उसको पहला काम होगा कि विदाउट एनी रीजनेबल डिले उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। देन 57 में हम देखते हैं कि कितना टाइम तक पुलिस ऑफिसर एक अरेस्टेड पर्सन को डिटेंशन कर सकता है, उसको डिटेन कर सकता है। तो वो टाइम है पहली चीज़ कि रीजनेबल टाइम, एंड अगर रीजनेबल टाइम में वो जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है देन 24 आवर्स प्लस टाइम अंडरटेकिंग फॉर जर्नी। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर है और ही इज़ नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में भी नहीं हो पाएगी, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको 167 में अंडर सेक्शन 167 दिया है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास में एक कॉपी भेजना होगा, जिसमें एक डिटेल्स भेजने होंगे कि इस पर्सन के खिलाफ ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और इसका डिटेंशन होना चाहिए बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंगली 15 डेज़, अगर पुलिस कस्टडी है तो 15 डेज़ और जुडिशियल कस्टडी है तो 60 और 90 डेज़, ठीक है। इस 60 और 90 डेज़ वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। 90 डेज़ तब होता है जब डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 ईयर्स ऑफेंस किसी ने करा है, और 60 डेज़ तब होता है जब किसी ने अगर 10 ईयर्स से कम का होता है तो 60 डेज़ जुडिशियल कस्टडी उसको दी जा सकती है। तो यहाँ पे भी एक प्रोविज़न है कि अगर ये 60 और 90 डेज़ जुडिशियल कस्टडी में अगर अरेस्टेड पर्सन है तो ये ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भी बेल दी जाती है एज अ मैटर ऑफ राइट। तो आप यहाँ पे 167 को शॉर्ट में डिस्क्राइब करके ये भी लिख देंगे कि जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को, इफ ही इज केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी अप टू अ पीरियड ऑफ 60 or 90 days डिपेंडिंग अपॉन द ऑफेंस, then also if that after the expiry of that period then also bail is given as a matter of right in respect of non bailable offence। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर what are the conditions that is required what are the conditions that will be imposed in non bailable offence। तो आप देखेंगे 437 में ही लिखा हुआ है, कंडीशंस दिए हैं, क्लॉज 3 में दिया है। तो कंडीशंस ये है कि अगर किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट करा है जो कि अंडर चैप्टर 6 यानी कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, चैप्टर 7 ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी एंड चैप्टर 18 दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो ऐसा ऑफेंस कमिट करा है तो उसके लिए उसको कंडीशंस दी जाए, बेल में कंडीशंस होगी कि दैट पर्सन शैल अटेंड द कोर्ट कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड एंड दैट पर्सन शैल नॉट कमिट एनी अदर सिमिलर ऑफेंस for the commission of which he is suspected। For example, अगर किसी ने मर्डर कमिट करा है और उसको बेल दी जा रही है, नॉन बेलेबल ऑफेंस मर्डर है, तो फिर उसको वैसा ऑफेंस उससे सिमिलर ऑफेंस नहीं कमिट करना है, ठीक है, यानी कि वो किसी को ग्रीवियसली हर्ट भी नहीं कर सकता है। देन द थर्ड कंडीशन इज़ दैट कि वो विटनेस को डराएगा धमकाएगा नहीं, यानी कि वो दैट पर्सन शैल नॉट थ्रेटन एनी विटनेस so as to dissuade him from disclosing any facts at the time of investigation or trial, ठीक है। तो ये कंडीशंस दे दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन को कंप्लाई करना होगा विद द बेल बॉन्ड। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो और आपको क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया हो। तो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCSJ मेंस, फॉर ऑल द स्टेट्स एंड ऑल्सो फॉर द EPO।
सो थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।